वेलकम बैक टू एमएस बेस्ड केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस लगाए थे और एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूछा गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया होगा ठीक तरीके से। आपको मैंने लास्ट पार्ट में हिंट दे दिया था। उसकी जो सॉल्यूशन, जो आपका क्वेश्चन था चौथा, उसका जो वैल्यू आई है आप मैच कीजिए। उसकी वैल्यू होगी 240। और ये क्या चीज़ थी बेटा, क्या निकालनी थी आपको? ये चीज़ थी मॉलिक्यूलर मास। उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना था। ओके, चलिए आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, देखिए आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। और ये जो प्योर सॉल्वेंट है आपका, ये प्योर सॉल्वेंट जो होता है इसमें हमने बी ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या बदलाव आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। फॉर एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना भी रहा हो, फॉर एग्जांपल इसका रहा हो 4 डिग्री सेल्सियस, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बात करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो मिक्सचर आपको बनेगा, और वो मिक्सचर आपका अगर ये ए था तो वो मिक्सचर बी बन चुका है। इस बी मिक्सचर को अब आप फ्रीज करना चाहेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा, क्या वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा या बढ़ जाएगा? तो इसी चीज को हमें पढ़ना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया है। जितने टेम्परेचर पे पहले फ्रीज हो जाता था वो प्योर सॉल्वेंट, अब उससे कैसा टेम्परेचर लगा रहा है, इस टेम्परेचर को हमें और डाउन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर रहा होगा, इसीलिए हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। ओके, वो कैसे, ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता क्या है, जिसमें कि सॉलिड और जो लिक्विड होता है आपका, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का एक टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं जब ये दोनों फेसेस क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड के फेसेस क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें सॉलिड और लिक्विड के जो फेजेस होते हैं उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, लगभग सेम। वेपर प्रेशर कैसा होगा इनका, सेम। तो एक ऐसी स्टेज जिस स्टेज में सॉलिड और लिक्विड फेस को एग्जिस्ट करती हो और जिसमें उन दोनों के फेसेस का जो वेपर प्रेशर वो कैसा हो, सेम हो, इसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी भी प्योर लिक्विड का कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ये पता होना चाहिए हमें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो होता है हमेशा कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कर दें कि अगर उसी फिक्स वेपर प्रेशर में, मतलब आपके पास ए था उसमें हमने क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दी बी की, और वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, प्योर लिक्विड में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास बन गया है तो इसका हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये चीज हमें जाननी है, एक डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने एलिवेशन में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ है, इस तरीके से 2 एक्सिस है। ओके, ये आपका एक्सिस जो है किस चीज के लिए, ये वेपर प्रेशर के लिए हो जाएगा, और ये चीज आपका किसके लिए हो गया, टेम्परेचर के लिए। इधर को जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इधर को जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। ओके, चलिए मान के चलते हैं हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो प्योर है, ठीक है ना, आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपका प्योर है, ए मान के चलते हैं। ओके, और दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें कि ए बी करके है, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हम प्योर की बात करते हैं तो प्योर में भी आपके पास, अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं तो पहले आइस होता है, और आइस होता है और लिक्विड होता है, दो रूप एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड गैस। जब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आइस मतलब सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो आइस रूप में एग्जिस्ट करेगा और दूसरी बार में वाटर रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिए कि आइस का फॉर एग्जाम्पल जो कर्व है जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो आइस का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का है। सपोज ये आपके ना जो ए है, ओके, और ये जो आपका बी पॉइंट है, ये जो ए बी पॉइंट है ये आपका किसके लिए दिखा रहा है, सॉलिड आइस के लिए दिखा रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट,
अगर यहाँ वाटर लिया तो वाटर का सॉलिड सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, आइस कहलाएगा। ये समझ लेते हैं अभी के लिए, क्लियर। और इसके बाद अगर मैं एक कर्व और बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, तो मैंने कुछ इस तरीके के कर्व बनाने की कोशिश की, ये सी, तो एक कर्व निकल के आया हमें। अभी तक स्ट्रेट लाइन थी सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ऐसा था, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज बी पॉइंट पे आ रहा था सॉलिड के लिए, लेकिन अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वो सॉल्वेंट है। ये सॉलिड सॉल्वेंट था, तो अभी कैसा होगा, लिक्विड सॉल्वेंट। इसका मतलब ये वाटर के लिए है, जो आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड सॉल्वेंट मीन्स इसको आप वाटर भी मान के चलते हैं। ये आइस के लिए था, तो एक इसके लिए वाटर के लिए हो गया। इसका मतलब ये है कि इधर से लेके इधर तक के टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर वेरी दिख रहा है आपको, टेम्परेचर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का दिख रहा है टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या है, आपका लिक्विड रूप में एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर जो पहले आपका था, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड आके फ्रीज हो जा रहा था, वो टेम्परेचर T0 मान के चलते हैं। ये लिक्विड भी था, यहाँ से सी से लेके बी तक के कर्व में क्या था, ये लिक्विड था। लेकिन लिक्विड यहाँ से सॉल्वेंट के रूप में मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट के रूप में एग्जिस्ट करने लगा, तो ये पॉइंट जो है इसका T0 टेम्परेचर पे क्या हो गया, ये चीज आपकी फ्रीज हो चुकी है। अब आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, ये वाला जो आपका सॉल्यूशन तैयार है, इस सॉल्यूशन का ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। इस सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो इससे नीचे ही रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ए और बी का जो इंटरेक्शंस होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जिस वजह से इनका जो वेपर प्रेशर होगा कम रहेगा। तो ये जो वेपर प्रेशर कर्व है, ये आपको ए से लेके सी तक जो दिख रहा है वेपर प्रेशर कर्व, ये वेपर प्रेशर कर्व आपका क्या है, किसके लिए है, ये सारा का सारा उस प्योर सॉल्वेंट के लिए है, जिसका वेपर प्रेशर ये दिखा रहा है कि नीचे जो सॉल्यूशन है उससे ज्यादा है। अब इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो ये जो कर्व होता है, कुछ सपोज इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे नापा गया, ये रहा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और मान के चलते हैं जो टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ा, और वो डिक्रीज टेम्परेचर T1 हो गया, ये मान के चलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लिक्विड था आपके पास, वो इस पॉइंट पे जाके फ्रीज हो रहा है। तो अब जो आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ गया है, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, वो और डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अब वो जो सॉल्यूशन होगा, अब वो फ्रीज होगा इस पॉइंट पे आ गया, और ये पॉइंट कब है, जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। इसका मतलब यह है वेपर प्रेशर पे उसी हिसाब से असर पड़ा, ओके। तो इस ग्राफ को अभी के लिए हम भूल जाते हैं, हमने सिर्फ ये दो ग्राफ पढ़े हैं इसमें। इस ग्राफ से हमें समझ में आया सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और इसके लिए सॉल्वेंट के लिए। अब इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का कैसे निकलेगा, T0 माइनस T1, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई है, डेल्टा TF की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यही वैल्यूज हम पढ़ने वाले हैं, अब ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कैसे। आप जानते हैं कि डेल्टा TF जो है आपका सेम जिस तरीके से डेल्टा TB अपने वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना था, जाई बी के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डेल्टा ID डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जाई बी। अगर डेल्टा TF की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू K इंटू जाई बी। तो इतनी वैल्यू आपको पता है पहले से। अब इस वैल्यू को आगे फर्दर कंटिन्यू कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। आपको पता है जाई बी की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, NB अपॉन NA प्लस NB, और आप जानते हैं NB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, WB अपॉन MB। इसी तरीके से NA की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपकी WA अपॉन MA। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ओके। इस पूरे इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो सेकंड को आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, देखते हैं। देखिए आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई है। आपने क्या किया, डेल्टा TF इक्वल्स टू K इंटू जाई बी किया था, तो अब क्या निकल के आएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू K इंटू जाई बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, NB अपॉन NA प्लस NB। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो K इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। और आप यहाँ जानते हैं कि जो WB अपॉन MB की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, किसमें बेटा, डिनोमिनेटर में, वो वैल्यू जो है पूरे सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली इसकी क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है, किससे, WA अपॉन MA से। तो इसलिए इस वाली वैल्यू का क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर लेंगे इसको,
और नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये रह जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इतनी वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। अब ये जो वैल्यू आपके सामने है, ये वैल्यू जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, एन बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए क्या होता है, आप जानते हैं एम छोटा एम मोलालिटी होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये वैल्यू क्या होती है आपकी, मोलालिटी की होती है। तो क्या हम मोलालिटी वैल्यू एम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के इंटू एम ए, तो वैसे ही रहेगा, इंटू में क्या आ जाएगा स्मॉल एम। और हम जानते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एम ए कांस्टेंट रहता है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इन दोनों को एक टर्म से हमने रिप्लेस कर दिया, और वो कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे के इंटू एम ए को हमने लिख दिया स्मॉल के एफ। ओके, अब ये के एफ के बारे में हमें जानना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, ये दोनों को के एफ लिख सकते हैं इंटू एम। तो इस तरीके से आपके यहाँ से टोटल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बेस में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। के एफ यहाँ पर है क्या, इसको समझते हैं। ये होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, इसका दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, उसको भी याद रखें, केल्विन केजी मोल इनवर्स, सेम एज दैट ऑफ के बी। ओके, तो देखिए इसका मोलर मास कैसे निकाला जा सकता है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकाला जा सकता है, आप जानते हैं कि इसको निकालने के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए, हम जानते हैं मोलारिटी टर्म क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इंटू में यहाँ पर क्या होता है 1000। ओके, ये वैल्यू हमें पता है। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, के एफ इंटू एम। तो क्या हम इस एम की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ यहाँ अलग से लिखा जाएगा इंटू एम की वैल्यू रखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर में 1000 आ जाएगा इंटू, हमें एम बी की वैल्यू निकालनी है तो एम बी को हम इधर भेज देते हैं और डेल्टा टी एफ को नीचे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, के एफ अपनी जगह रहेगा इंटू डब्ल्यू बी अपनी जगह, 1000 अपनी जगह, नीचे क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए के साथ इंटू हो जाएगा डेल्टा टी एफ। और इसकी वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, देखिए आपको बोला गया है कि आपके पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है, कितना होता है याद होना चाहिए आपको, दैट इज 342। ओके, अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 34.2 gram of it in 1000 gram of water। पूछा गया है फाइंड आउट, आपसे बोला गया है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। और जहां पर आपको के एफ फॉर वाटर के लिए दे रखा है वैल्यू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है कि एक सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया गया, इसका मतलब वाटर में ही बनाया जाता है, अगर दिया गया है तो वाटर लो, नहीं तो फिर आप समझ जाइए कि वो वाटर में बनाया जाता है। तो आपके पास एक बीकर है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, बीकर में आपके पास क्या है 1000 ग्राम ऑफ क्या है H2O है, ये आप समझ गए। और कितना ग्राम 34.2 ग्राम ऑफ इट मतलब सुक्रोज, मतलब 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज ऐड किया जा रहा है, और सुक्रोज होता है C12H22O11, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मोलर मास की निकलेगी 342 जो दे रखी है, ये वैल्यू जाएगी एम की, और ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी WB, ये वैल्यू पहले से दे रखी है तो ये क्या है WA, वाटर के WB कितना निकलेगा बेटा MB, ये निकल के आएगा MA निकल के आएगा 18 ग्राम।
ठीक है, मोलर मास कैसे निकल गया आप जानते हैं। H2 को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16 होता है और ये हो जाएगा 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 और ये निकल के आ गया। इसी तरीके से सुक्रोज का निकाला गया है। इतनी वैल्यूज आपको समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गया इसमें। ओके, तो आपसे ये बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पता कीजिए और के एफ की वैल्यू भी इन्होंने आपको दे रखी है। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दे रखा है आपको। अब आपको निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप देखिए जरा। आप जानते हैं सॉल्यूशन की मोलालिटी पहले निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे मोलालिटी, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है बताइए, 34.2। एमबी के लिए निकाल लेना हम लोग, नॉर्मलिटी किसके लिए निकालते हैं हम लोग, बी के लिए निकालते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास 342 नीचे से है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज 0.1 निकल के आ गई इसकी मोलालिटी। मास अपॉन मोलर मास किया हम लोगों ने, जरा जिसके मोल्स निकाल दिए कैसे है। इसकी मोलालिटी ये है सॉल्यूशन की। अब आप जानते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, के एफ इंटू एम होती है। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 दे रखी है और 0.1 इसकी वैल्यू आ गई एम की। तो ये कितना निकल के आ गया बेटा, 0.186 केल्विन, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपके तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल के आ गई 0.186। चलो यहाँ आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके आपके करना क्या है, आपसे बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमने अभी निकाला नहीं है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे निकलेगा, आपको जो वैल्यू होती है आपकी कितनी 273 केल्विन, आपका रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू होती है उससे वो वैल्यू को फाइंड अलग कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे जो वैल्यू आपकी केएफ के लिए निकली है। तो इसमें डिक्रीमेंट इतने का हुआ है, तो इतने का डिक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 272.814 केल्विन के बराबर वैल्यू इसकी आएगी और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ये सारी चीजें कैसे निकालनी है, चाहे आप इसको इस तरीके से रखिए, पहले मोलारिटी की वैल्यू सीधे निकाल दीजिए मास अपॉन मोलर मास करके, चाहे तो आप इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे डेल्टा टी एफ की वैल्यू कैसे थी, के बी इंटू एम, के एफ इंटू एम थी, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके आप पूरी निकाल सकते हैं तब भी। और जो वैल्यू आएगी उसको आपको रूम टेम्परेचर में जो केल्विन में है 273 केल्विन, उससे उसको क्या करनी पड़ेगी, डिडक्ट करनी पड़ेगी। वही क्यों डिडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हम सॉल्यूशन का इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है क्वेश्चन करने के लिए। कुछ और एक आध क्वेश्चन आपको बता दूं, हल्के क्वेश्चन रखे जाते हैं इसके। तो देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है जो अमूमन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी, उसको देख लेते हैं। बोला है कि एक 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन का है, ठीक है, किसका, केन शुगर का। और केन शुगर का मतलब आप समझते हैं शुगर केन होता है, केन शुगर बोला जाता है जिसको, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा वो होगा आपका 342 ही रहेगा। ओके, क्योंकि केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्म C12H22O11 ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन दे रखा है। इसने बोला कैलकुलेट कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे ग्लूकोज का पता कीजिए, ठीक है ना। और इसने क्या किया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो दिया गया है, देखिए कैसे, यह 273.15 केल्विन दिया गया है। ओके, अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान दें। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन केन शुगर बनाया गया है। ओके, ये आपका इसमें ऐड करके 5% ऑफ केन शुगर C12H22O11 मिला के बनाया गया है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271 केल्विन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 271 केल्विन। ओके, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% 5 वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे ही आपको 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का पता करना है। क्या चीज पता करना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है। और इसने बोला है कि जो प्योर आपका क्या है, प्योर वाटर है आपका, उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है 273.15 केल्विन दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है किसके लिए, डेल्टा टी एफ केन शुगर के सॉल्यूशन के लिए। पहला सॉल्यूशन आपका केन शुगर का था, दूसरा सॉल्यूशन आपका ग्लूकोज का था। मतलब आपने पहले बीकर में केन शुगर ऐड किया वाटर में और दूसरे बीकर में आपने क्या ऐड किया है,
ग्लूकोज ऐड किया है वाटर में। क्लियर? तो आपसे ये पूछा गया, तो केन शुगर सॉल्यूशन जो है आपका, केन शुगर सॉल्यूशन, उसका जो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 273 में से कितना माइनस कर देंगे, 271, क्योंकि आप जानते हैं प्योर वाटर में से अगर हम इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की जो है फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीमेंट आ जाएगा, दैट इज 2.15 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात ये समझ में आ गई। ऐसे ही आपका हम जानते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, के एफ इंटू एम, जानते हैं ना? तो आप जानते हैं के एफ की वैल्यू कैसे निकल सकती है, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, के एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, के एफ इक्वल्स टू, हम जानते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई है, 2.15 देखिए आई है। ओके, और एम की वैल्यू क्या होगी, जो भी एम की वैल्यू आएगी उसको जस्ट अपोज रख दो। हम जानते हैं मोलैरिटी क्या होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये चीज तो होती है वैल्यू। तो इसको सारा अपोजिट कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो एक वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हम जानते हैं डब्ल्यू बी नीचे आ जाएगा, एम बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू ए की भी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और 1000 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो देखिए के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.15 इंटू एम बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एम बी का मतलब क्या हो गया बताइए, केन शुगर, केन शुगर के लिए निकाल रहे हैं, केन शुगर C12H22O11 जो डाला गया है यही तो एम बी कहलाएगा। तो एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 342 आ जाएगी। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए का मतलब क्या है जो आप डाल रहे हैं, मीन्स आपसे बोला गया है 5%, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसा आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया, 5% केन शुगर डालने की कोशिश की। ओके, अगर आपने पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन को 100 मान के चलते हैं तो जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ऐड होते हैं, अगर सॉल्यूट आपका 5 है, सॉल्वेंट आपको पता नहीं है कितना है, और ये आपका सॉल्यूशन 100 है, तो आप जानते हैं ना सॉल्वेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस 5 दैट इज 95। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, 95। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 95। डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, जो हमने डालने की कोशिश की है। आपने दूसरा, ये जो ए था केन शुगर का बनाया, अब जो बी है आपको किसका बना रहे हैं आप, 5% वेट बाय वेट ऑफ क्या डाला है, ग्लूकोज डाला है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ओके, ये चीज किसके लिए है, केन शुगर, शुगर केन या केन शुगर बोलते हैं इसको, और ये आपका ग्लूकोज के लिए है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए यही फॉर्मूला होता है। ओके, तो जो ये वैल्यू दिख रही है आपको डब्ल्यू, वैसे तो ये दूसरे सॉल्यूशन के लिए, लेकिन डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज 5, और ये वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएगी 5 इंटू 1000, इस तरीके से हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बेटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने पर आपको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी 13.97 केल्विन केजी मोल इनवर्स करके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसके आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने डेल्टा टी एफ और केन शुगर निकाला, इस तरीके से आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ और ग्लूकोज के लिए निकालना है। जैसे आपने केन शुगर के लिए निकाला है वही प्रोसेस आपको केन शुगर ग्लूकोज के लिए निकालनी है। जैसे देखिए कैसे, आपने अब क्या करना है, डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा। हम जानते हैं ये बीकर है, 5% आपका ग्लूकोज था C6H12O6, ओके, और बाकी जो बच गया वो 95% आपका वाटर ही है। ओके, ये चीज़ बोली गई थी आपसे। तो आप इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए भी वैल्यू के एफ इंटू एम होगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं जो आपकी वैल्यू निकली है डेल्टा टी एफ की, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी निकली है, अभी आपने थोड़ी देर के एफ की वैल्यू, एक्चुअली के एफ की वैल्यू आपने निकाली है 13.97, के एफ की वैल्यू आपने निकाली 13.97। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे के एफ की वैल्यू 13.97 रख सकते हैं, इंटू एम कर सकते हैं, किया क्या। अब इसके बाद हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू को फुल खोलने की कोशिश करें, के एफ की वैल्यू 13.97 तो आपने रख दी, इंटू मोलैरिटी की वैल्यू सारी जितनी भी वो रख लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यहाँ पे किससे 1000 से इंटू कर देंगे, तो ये वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 13.97। डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो ये आपका डब्ल्यू बी, ये आपका डब्ल्यू ए हो गया, ये आपका एम बी हो गया, और ये आपका एम ए हो गया। जो जो चाहिए सारी वैल्यूज पुट कीजिए। इसकी वैल्यू आएगी 180, मॉलिक्यूलर का मास दे रखा है, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू 5 आ गई इंटू 1000, 5 कैसे आ गई देखिए ये, ओके।
एम बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 और आपका डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 95। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 4.08 निकल के आएगी। ओके, आपको ऊपर के एफ की वैल्यू निकल के आ गई थी और यहाँ आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकाली जाती है। अब आपको क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज के लिए निकालना है। तो कैसे होगा देखिए, आप जानते हैं पूरे वाटर का 273.15 दिया है और जो वैल्यू आपको डेल्टा टी एफ ग्लूकोज के लिए तो निकाली हमने, ये देखिए सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज के लिए डेल्टा टी एफ ग्लूकोज के लिए, तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और ये माइनस करने का जो वैल्यू आएगी 269.07 केल्विन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई एक बीकर है ए, दूसरा बीकर है बी, तो इसने क्या बोला है कि इसमें जो प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर का जो आपका टेम्परेचर दिया गया था, मीन्स उसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का वो 273.15 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, ये बोल रहा है। ओके, और इन्होंने क्या बोला कि इसमें 5% आपने शुगर केन डाला C12H10 और ये चीज आपने 5% इसमें क्या डाला था, ग्लूकोज डाला, लेकिन इसमें ओके। अब उन्होंने क्या कहा आपसे, उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है केन शुगर का वो 271 था। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट किसका पता करना था, ग्लूकोज का सॉल्यूशन का बताना। केन शुगर से बनने वाले जो आपके सॉल्यूशन थे उसके 271 केल्विन आया और इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो आपका कितना बताया गया था, निकालना था, और प्योर का आपको इतना दिया गया था। ओके, तो आपने पहले क्या किया, यहाँ पे के एफ की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी तो प्योर वाटर में से, क्योंकि दोनों के पास प्योर वाटर का कंटेंट है, तो प्योर वाटर कंटेंट से इसकी वैल्यू को माइनस कर दे और ये जो आपका सॉल्यूशन का निकल के आया वैल्यू 269.07 केल्विन निकल के आई। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन और सुक्रोज का सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो आपका जो पहले फ्रीज हो जाएगा वो होगा आपका सुक्रोज का सॉल्यूशन। ओके, तो वो 271 केल्विन पे फ्रीज हो जाएगा और 269 केल्विन इसको और इसका टेम्परेचर और रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज के सॉल्यूशन को हम क्या कर सके, फ्रीज कर सके। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का से हटकर था, लेकिन फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगातार कीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसको करने की पूरी कोशिश करें आप। ओके, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है एक एक्वा सॉल्यूशन है। ओके, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ weak monobasic acid containing 0.1 gram in 21.7 gram of water freezes at, वो कितना में फ्रीज हो जाता है, फ्रीजेस एट 272.81 केल्विन इफ, उन्होंने वैल्यू दे रखी है के एफ की वाटर के लिए, ये वैल्यू दे रखी है आपकी 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, इतनी वैल्यूज पुट की, तो इन्होंने बोला मॉलिक्यूलर मास बताइए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनो बेसिक एसिड। अब क्वेश्चन को समझिए क्या है, आपको हिंट दे रहा हूं उसमें। आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने कोई चीज डाली है, वो है आपका मोनो बेसिक एसिड है। ओके, और इसमें लगभग कितना है, 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम डाला है आपने एक्स को, किसने में डाला है, 21.7 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन हो रहा है वो फ्रीज हो जा रहा है, पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 272.81 केल्विन दे रखा है आपको, और वाटर के लिए के एफ की वैल्यू दे रखी है, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दे रखा है इतनी, और के एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो 1.86 दिया गया है। आप जानते हैं यहाँ पे 0.18 क्या है, डब्ल्यू बी, तो 0.18 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। ऐसे ही आपका डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डब्ल्यू ए की वैल्यू 21.7
और अगर एम ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकेंगे। अब लास्ट में आपको इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो है एमबी की वैल्यू, और एमबी की वैल्यू आप आसानी से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल के मुझे बता सकते हैं। तो एमबी की वैल्यू क्या निकल के आती है बताइए, के एफ, फिर क्या होगा, एमबी की वैल्यू जिस तरीके से रखी जाती है हम लोग को, हम जानते हैं वैल्यू कैसे होती है, एमबी इक्वल्स टू के बी इंटू के एफ इंटू, यहाँ ऊपर किससे इंटू करते हैं 1000 से, और डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ करके इसकी वैल्यू हो जाती है। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। के एफ की वैल्यू आपको पता है ही, देखिए आपने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है के एफ की वैल्यू। ओके, ये के एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसी तरीके से डब्ल्यू बी की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर होगा आप जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे। टिल देन अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।